हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब 66 बीपीएससी का फिर से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप आपको समझ में आएगी। तो फिर हम करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ज़रा। तो अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है 599 प्लस 479 का स्क्वायर किया हुआ है, माइनस यहाँ पर है 598 माइनस 479 का स्क्वायर किया हुआ है, और नीचे में यही संख्या को रिपीट करके मल्टीप्लाई लिखा गया है। तो इसका सॉल्यूशन कितना, देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये संख्या a है, अगर इस संख्या को हम b मान लें, तो अभी हम देखेंगे कि इसका अगर हम यहाँ लिखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आता है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ए माइनस बी के फॉर्म में यहाँ भी है। अगर हम इसको ए कहें, इसको बी कहें, तो ए इंटू बी के फॉर्म में है, यहाँ लिखेंगे ए इंटू बी। अभी आप देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, और इसका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब आप यहाँ से इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए बी। अब आप यहाँ देखेंगे ये माइनस का स्क्वायर ये कैंसिल, यहाँ पर प्लस और माइनस कैंसिल, तो क्या अल्टीमेट बच गया, अल्टीमेटली आपके पास बच गया 2ab यहाँ पर और 2ab यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो बचेगा 4ab अपॉन में ab, यहाँ से ab कट गया, आंसर आपका 4 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। तो नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या इतना है, यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इजी क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें सॉल्यूशन। देखिए टोटल अभी जनसंख्या कितनी है, वो है 1,76,400, 1,76,400 जनसंख्या है, और ये 5% की दर से सालाना बढ़ती है। एक साल में बढ़ेगा तो 105/100, सेकेंड साल बढ़ेगा तो फिर भी 105/100। इनको काटेंगे अगर हम तो 5 से काटते हैं 20×5 100, 21×5, 5 से काटेंगे तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए काटते हैं 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे तो बन जाएगा आपका 5 से 5 गुना 10 5 का 5 20×5 100। ठीक है, फिर 5 से इसको काट देते हैं 21, यहाँ बन जाएगा 4। अब 4 से ये कट जाएगा डायरेक्ट, 4 चौका 16, और यहाँ से एक गया 16 हो गया, 4 चौक 16, 4 का 4 क्या बन गया 4 4 1 दोनों हो गया 21 21 441। अब ये 441 441 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 194481। तो 2 साल के अंदर जो जनसंख्या होगा ये इतना हो जाएगा उस शहर की। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। तो फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए अनुक्रम 4 18 48 100, यहाँ पर कुछ नहीं है, नंबर पता करना यहाँ पर क्या होगा 294 है और ये 448 है। तो ये पता करना है कि इस बीच में कौन सी संख्या आएगी। देखिए पहले जो ये सीक्वेंस जो दिया गया वो लिखता हूँ मैं, 4 18 48 100, यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश है 294 और 448। देखिए अभी हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों नंबर का डिफरेंस, देखिए कॉमन, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है
तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इनका अगर आप डिफरेंस ले लेते हैं तो वहाँ से बन जाता है। कोई कोई क्वेश्चन आता है जो अलग लॉजिक से बनता है। तो इनका हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंस ले लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना आता है, 14 आता है। इनका डिफरेंस कितना आता है, वो 30 आता है। इनका कितना आता है, 52 आता है। बाकी मुझे पता नहीं क्या है नहीं। आगे फिर इसका डिफरेंस देखिए कितना आता है, 14 में से 30 में से कितना घटा देंगे, तो 16 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 22 आएगा। अभी आप यहाँ पर कुछ सीक्वेंस देख रहे हैं, 16 16 6 22। इसका मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ जो संख्या आएगा वो आएगा 28। 16 6 22 6 28। अब आप 52 में 28 को ऐड करेंगे, ये बनेगा 80। ये बनेगा 80 और 80 इस संख्या अगर हम ऐड कर देंगे तो बनेगा 180। इसका मतलब यहाँ पर मुक्त संख्या कितनी आएंगी, 180 आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। तो इनको करने के लिए आपके पास यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये क्वेश्चन आता है, आप इस फॉर्मूला को याद रखें, इसी पर ये बनेगा। देखिए क्या है, हमको ये दिखाना है कि फैक्टोरियल इतना और इतना का रेशियो इतना आता है, तो एन का मान क्या होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल देखिए इसी में से हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन से आ सकता है। देखिए पहली बात तो ये है कि हम यहाँ से क्वेश्चन में जो भी हमारे पास ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए जब भी इसका एक लॉजिक है कि एन का, यहाँ पर लिखा ना मैंने एन आर, हमेशा ही एन का वैल्यू आर से अधिक होता है। अगर मान लिया जाए कि हम एन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 2 आएगा और यहाँ पर 3 है, तो ये तो 2 आ गया ना, आर से तो कम आ गया एन। तो पहली बात तो ये है कि ऑप्शन से अगर हम एलिमिनेट करें तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। दूसरा आता है 6, हम चेक करते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो देखिए एनसीआर यहाँ पर है, फैक्टोरियल एन लिखना क्या है, तो एनसीआर जो फॉर्मूला है वो है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल एन का मतलब, एनसीआर का मतलब क्या है, पहले देखिए एनसीआर का मतलब हो गया, एन का कितना वैल्यू मैं ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ ना, तो 6 सी और 3। अब क्या है कि इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो पहला वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 3। तो 12 का अगर हम फैक्टोरियल ले लें, फिर यहाँ से लिखेंगे आर कितना है, 3 है, इंटू एन माइनस आर है, तो 12 माइनस 3। अब देखिए फैक्टोरियल 12 का मतलब कितना होता है, ये होता है 12 गुना 11 गुना 10 गुना फैक्टोरियल 9 हम लिख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 9 को फिर काट देंगे डायरेक्टली। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 और यहाँ पर फैक्टोरियल हो गया आपको 9। यहाँ से ये कैंसिल हो गया फैक्टोरियल दोनों। उसके बाद 3 2 जा 6 2 जा 12, ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 3 दूना 6 दूनी 12, बच गया 11 दिन 110 गुना 2 220। ये आगे किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। अब मैं इसका निकाल देता हूँ, ये क्या है, ये है NC2, मतलब हो गया 6C2, ये बनेगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 और यहाँ से फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कट गया, इधर बन गया 200, इधर बन गया 30। अब जब हम यहाँ से क्या करते हैं इनका, सॉरी 2 या 6 15 होगा। तो अब इनका अगर रेशियो लेंगे ना, हम रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, पहले आएगा ये 220 और 15, तो 220 रेशियो लेंगे हम 15, तो इनको जब काटेंगे ना तो 44 या बन जाएगा
220 और 44 से हम काटें इनको तो 44 पंच इतना होता है, 44 के लिए होता है, ये बनता है 44:3। अभी आप देखेंगे कि जब मैंने n का वैल्यू 6 लिया है तो ये रेशियो आया है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। तो आप इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं और एलिमिनेट करके आप वैल्यू पुट कीजिए तो लगभग ए फर्स्ट वाला अगर नहीं आता तो सेकंड वाला मोस्ट प्रोसेस में आंसर आ जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका कि यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है और n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n का मान क्या होगा। देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो पहले दिया हुआ कि m संख्या का औसत n स्क्वायर है, तो ये लिख देंगे कि m संख्याओं की जो औसत है वो है n स्क्वायर, ठीक है। फिर है कि n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का जो औसत है वो है m स्क्वायर। यहाँ देखिए कि अगर m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो कुल इसका औसत कितना होगा, कुल कितना होगा m इंटू n स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि 5 संख्या का औसत 10 है तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 5 इंटू 10 50। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि m का औसत इतना है तो टोटल हो जाएगा mn स्क्वायर। n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो इसका भी कुल हो जाएगा n m स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि m प्लस n का मान क्या आएगा। तो औसत के बारे में पता है, औसत क्या होता है, जो संख्याएं दी हुई है उन संख्या को ऐड कर देंगे, जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देंगे, मतलब m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर अपॉन m प्लस n। यहाँ से हम देखेंगे कि n और m कॉमन आ रहा है, m n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा n, यहाँ बचेगा m, यहाँ बच गया m प्लस n। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, अल्टीमेट बच जाता है आपका m n। ऑप्शन नंबर मैच करिए क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या क्वेश्चन ये है आपका, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता है। मैं इसमें क्या करता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ। देखिए पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 8 का करेंगे 64 आएगा। 9 का करेंगे 81 आएगा। अब देखिए मैं ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करता हूँ। इसे पूछ रहा है कि कौन स्क्वायर नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको जितनी भी ऑप्शन दी हुई है इनके यूनिट प्लेस को देखिए। जो पहला इसका यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर इकाई स्थान पर यहाँ 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9। तो अब आप देखिए यह 9 है, ये किसी न किसी का तो यूनिट प्लेस होगा ना, या 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है, 9 तो आता है। फिर देखिए 6, यहाँ पर 6 देखिए, या तो हम 4 का स्क्वायर कर दे 6 आएगा ही, या हम देखें तो 6 का कर दें तब भी 6 आता है, ठीक है। उसके बाद 1 देखिए, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर में 1 आता है। आता किसके में नहीं है, तो 2 हम देख रहे हैं, किसी का भी स्क्वायर करने पर 2 नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये 2 वाला ऑप्शन जो है ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर किसी का वर्ग होगा तो उनके यूनिट प्लेस पर या तो 1, 4, 9, 16 ये सब आएगा, 1, 4, 9, 6, 5, 6, ये 9, 4, 8, ये कुछ ना कुछ आएगा ही। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये इक्वेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशन का क्वेश्चन है x और y में 2 चर वाला समीकरण। ये
इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन से ही एलिमिनेट करते हैं। फिर बताता हूँ इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले देख लीजिए क्या है, हमें पहले क्या करना है, मान लीजिए कि पहला संख्या जो होता है वो x का वैल्यू होता है, ये तो पता रहना चाहिए, और ये दूसरी संख्या y का वैल्यू रहता है। तो मैं x और y का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, या तो समीकरण इसमें या समीकरण इसमें। समीकरण 1 या 2 में मैं x का जगह पर x पुट करूंगा, y की जगह पर y पुट करूंगा। अगर यहाँ पर LHS का कंक्लूजन करने पर हमें ये RHS मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू सही है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है, मैं 3 और 2 पुट करके देखता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि मैं 5 अगर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो 217 यहाँ पर है, तो 217 को तब तक 210 मान लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में सॉल्यूशन में यहाँ पर कर रहा हूँ 217x प्लस 131y इक्वल 913। मैं पहले इसी को पुट कर दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं x इक्वल 5 पुट कर रहा हूँ और y इक्वल 7 पुट कर रहा हूँ। देखता हूँ ये आता है कि नहीं आता है। अगर 217 को तब तक के लिए मैं 210 मान लूँ, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 5 गुना 10, अगर 200 इसको मान लेता हूँ 1000। अभी आप देखिए कि जब इसका कैलकुलेशन करने पर हमको 1000 आ गया, तो ये तो पहले ही x का ही वैल्यू पुट करने पर इतना, इससे ज़्यादा आ गया है, तो ये तो वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमको इतना आना चाहिए। x का वैल्यू मैंने पुट के केवल इतना आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं होना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, ये नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 3 2 है, करता हूँ 217 इंटू 3 प्लस 131 इंटू 2 913। यहाँ पर देखिए कितना आता है, 200 या 651 प्लस 31 2 6 162 2 1, यहाँ पर ऐड कीजिए इसको 913, तो बन गया 2 1 3 6 5 11 6 1 7 21 3 5 3 2 5 3 गुना 6 2 5 2 3 गुना 6 5 6 2 8 1 9। इतना इधर भी और इतना इधर भी। अभी मैंने क्या देखा कि ये 3 और 2, x का वैल्यू जब मैंने x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, जब x का वैल्यू मैंने 3 लिया, y का यहाँ पर 2 लिया और इनका कैलकुलेशन किया, तो ये LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये x इक्वल 3 और y इक्वल 2, ये करेक्ट आंसर है और यही हमसे पूछा जा रहा था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल, कितने बच्चे क्या खेलते हैं, 21 हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके बाद 26 हॉकी टीम, 26 जो है वो है हॉकी टीम, 29 फुटबॉल, 29 क्या है तो फुटबॉल है टीम, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं। देखिए इनको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, जो इजी मेथड है। आप क्या कीजिए, पहले 3 सर्किल ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। अभी मैं इसको बास्केटबॉल बोल देता हूँ, ये हॉकी है और ये फुटबॉल है, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है इसमें 14 हॉकी और बास्केट है, 14 जो है ये क्या है तो हॉकी प्लस बास्केट है,
उसके बाद 12 फुटबॉल और बास्केट है, 12 ये फुटबॉल और बास्केट हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल है, 15 हॉकी और फुटबॉल है, और 8 जो है ये है तीनों खेल खेलते हैं, तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, देखिए अभी इस सेक्शन को हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं बास्केट और हॉकी है, तो बास्केट और हॉकी कितने खेलते हैं, 14 खेलते हैं, 14। ओके, नेक्स्ट ये सेक्शन जो है ये बास्केट और हॉकी दोनों का है, जो कॉमन है दोनों में। अगेन देखिए यहाँ पर फुटबॉल प्लस बास्केट, फुटबॉल प्लस बास्केट ये आ गया ये, और नेक्स्ट जो बच जाता है वो ये है जो हॉकी और फुटबॉल है, उसका कॉमन है। और हमसे पूछा जा रहा है कि केवल फुटबॉल वाली कितने खेलने वाले हैं, तो ये फुटबॉल का ओनली ये है, मतलब फुटबॉल में या तो बास्केट और हॉकी नहीं आना चाहिए, केवल ये आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों का बास्केट फुटबॉल कितने हैं, बास्केट फुटबॉल कितने हैं, 12 हैं। उसके बाद हॉकी प्लस फुटबॉल कितने हैं, 15 हैं कॉमन इनके, और ये बीच में ये तीनों खेल खेलते हैं, 8। ओके, अभी आप देखिए कि हमें ये सेक्शन में चूंकि 8 यहाँ से यहाँ तो है ही 8 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 ऐसे हैं जो इसमें क्या बोलता हूँ, ये फुटबॉल में आता है, बास्केट में भी आता है। ओके, अब इस सेक्शन में 14, इसमें कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, और इस सेक्शन में चूंकि कितने हैं, 15 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएंगे। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितने आएंगे, क्योंकि बास्केट में टोटल मिला कितने हैं, यहाँ देखिए 21, हॉकी में कितने हैं 26, और 29 जो प्लेयर हैं टीम है इसमें है, तो केवल इसमें कितने आएंगे, तो फुटबॉल में जो आएगा, फुटबॉल में देखिए कितना आएगा 4। हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए हमें इतना एरिया को माइनस करना पड़ेगा, इतना को ये पूरा माइनस करना पड़ेगा, तब तो ये बचेगा ना। 4 8 4 12 7 19, टोटल हो गया 4 8 7, कुल मिला के 19, 8 7 15 4 19, और टोटल कितना टीम है, फुटबॉल का टोटल टीम कितना है, फुटबॉल का जो टोटल टीम है वो है 29, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बच जाएगा 29 माइनस 10, केवल 10 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो नवा क्वेश्चन ये है, मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है, सोहन उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम 5 दिन तक किया है, तो सोहन अकेले बाकी काम कितने दिन में करेगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, मान लेते हैं माना कि सोहन शेष काम x दिनों में करता है, तो अभी यहाँ पर देखिए ये मोहन का 25 दिन का काम है, तो एक दिन में कितना काम करता है, ये 1/25 काम करता है, और ये एक दिन में कितना काम करता है, 1/20 दिन इतना काम करता है वो। हम बात करते चूंकि दोनों 5 दिन तक तो काम करता है ना दोनों मिलके, तो 1/25 और 1/20,
अब जो शेष काम बचता है वो मान ले कि x दिन में करता है और टोटल काम इनका 20 है, तो x/20 हो गया और सारे काम मैंने 1 माना है। अब यहाँ से ये 5 कट गया, यहाँ से 4 कट गया, 1/5 1/4 प्लस x/21, तो ये हो गया आपको 5 + 4/20 प्लस x/20 = 1, तो यहाँ से 9 = 20 प्लस x = 10 = 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा x/20 = 1 माइनस 9/20, ये बनेगा x/20 = 11/20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20x हो गया 20/11, x हो गया 20/11/20, ये कट गया इधर से, 11 दिन इसका आंसर बनेगा। आई होप समझ में आ रही होगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। इसका मतलब है कि 5:10 में घड़ी के सुई द्वारा कितने का एंगल बनेगा। मान लीजिए कि अभी ये एक वॉच है और यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, तो यहाँ से आते आते यहाँ पर बजेगा 5। तो अगर हम इसे आवर हैंड कहें, ये आवर हैंड घूमते जब 5 पर आ जाएगा यहाँ, तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री का बनेगा ये पता करना है। तो देखिए, पहले हम ये पता करते हैं कि ये आवर हैंड एक पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे लेती है। तो यहाँ से 12 से स्टार्ट करेगी, तो यहाँ से आना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6, कुल मिला के यहाँ से यहाँ आने में एक चक्कर लेने में 12 घंटे लगते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्वेश्चन को, चूंकि घंटे की सुई पूरी एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है। अब देखिए, चूंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ घूमता है, तो यहाँ से यहाँ का पूरा का एंगल कितना का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि 12 घंटे में, चूंकि एक बार राउंड करती है 360 का एंगल बनाती है, तो वो 1 घंटे में कितने का बनाएगी, 360/12, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और चूंकि 1 घंटा में होता कितना मिनट, अब देखिए 1 घंटा में 30 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ से यहाँ आने में 5 घंटा लगता है, तो 5 घंटे में कितने बनेगा, 150 डिग्री का बनेगा। अब हम ये पता करते हैं फिर 10 मिनट में कितना का एंगल बनता है। क्योंकि 1 घंटा में इतना बन रहा है 30 डिग्री का, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 30/60। इसलिए 10 मिनट की बात करूं तो 30 60/10, 10 6 जा 6 5 जा, ये बनता है 5 डिग्री का। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये टोटल बन जाएगा 155 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो आज का मैंने टोटल 10 का 10 क्वेश्चन कर दिया है। आई होप समझ में आ रही होगी। हम नेक्स्ट कल करेंगे 65 PSC का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।